नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दूसरों से शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्कल्प्टर नेमाराम जागड़। नेमाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ अपना शेयर कीजिएगा। नमस्कार गोविंद जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत सारा धन्यवाद। मेरा जन्म राजस्थान के छोटे से कस्बे सुमेरपुर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी सुमेरपुर से हुई। और सबसे पहले तो हमारे परिवार से कोई भी आर्ट फील्ड से नहीं है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी जो है वो कारपेंटरी का काम करते हैं और उन्हीं के साथ में मैं बचपन से स्कूल के साथ साथ कारपेंटरी का काम करता था। तो मुझे कारपेंटरी का काम करते करते टेक्निकली काम करने का बहुत सारा ज्ञान मुझे मिलता रहा और उसी के साथ मैं स्कूली शिक्षा भी करता रहा। स्कूल की शिक्षा करते करते मेरा स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मुझे हमारे स्कूल के एक टीचर है जो हमको ड्राइंग पढ़ाते थे, पंकज गहलोत के बारे में मैं बताता हूँ। वो इंडिया के नामचीन मूर्तिकार है और इन्होंने बहुत सारे सोलो शो किया है। जहांगीर में 7-8 सोलो शो कर दिया है और वो ब्लैक मार्बल में अपने स्टूडियो पे काम करते हैं। तो मुझे 2003 में उनसे संपर्क में आया और उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो स्कूल साथ साथ चलता रहा और मैं कारपेंटरी करते करते वे मूर्तिकला में भी अपना हाथ आजमाने लगा। फिर उसके बाद में मैंने आगे की पढ़ाई के लिए नाथद्वारा, जो कि उदयपुर के पास में है, वहाँ मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BA MA 2010 में कंप्लीट की। बैचलर और मास्टर डिग्री मैंने पेंटिंग में कंप्लीट की। उसके बाद में वापस मैं घर आया तो मुझे वापस जो है मूर्ति कला का करने का मौका मिला और अच्छा खासा मुझे टाइम मिला। तो वो टाइम का मैं पूरा उपयोग किया और हमारे गुरुजी के साथ में उनके मार्गदर्शन में मूर्ति कला करता रहा। जी बिल्कुल, आज के समय में सही गुरु का मिलना भी एक भाग्य की बात है और गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान जीवन में हमेशा काम आता रहता है। अच्छा, कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपने क्या किया, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने स्टूडियो में 1 साल काम करके 2011 में अहमदाबाद के अंदर ललित कला एकेडमी में सोलो शो किया। उसी दरमियान मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला और अहमदाबाद में फिर मुझे कनौरी आर्ट सेंटर का पता चला और वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए ये एक सेंटर बना हुआ है, जो कि यंग आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप देते हैं। तो 2012 में मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 2012 से फिर 2 साल मुझे स्कॉलरशिप मिला और 2 साल मुझे स्पॉन्सरशिप मिला और तब मैंने 4 साल रुके कनौरी आर्ट सेंटर में अपना कार्य किया। उसी दरमियान मुझे जो है मेरे काम में भी परिवर्तन करने का मौका मिला, क्योंकि अहमदाबाद और बड़ौदा बहुत पास में सिटी है और उसी सिटी का मुझे जानने का मिला, वहाँ के आर्ट को जानने का मिला। आज के टाइम में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे और क्या करना चाहिए। जब एग्जीबिशन में जाने लगे और आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, तब मुझे पता चला कि आर्ट फील्ड के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं और ये 2 सिटी का मुझे इसीलिए फ़ायदा मिला और उसका मुझे अपने काम में भी देखने को मिला। बिल्कुल, इस तरह के अनुभव हमेशा आर्टिस्ट को जीवन में काम आते हैं और गुजरात की बात ही निराली है। और दूसरी बात ये कि सभी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिसमें आपके जीवन को बिल्कुल बदल दिया? मेरे आर्ट फील्ड का टर्निंग पॉइंट जो था वो कनौरी आर्ट सेंटर में मेरा 4 साल के काम करने का जो अनुभव था वो मेन था। और क्योंकि अहमदाबाद में बड़ौदा के आर्टिस्ट, अहमदाबाद का आर्टिस्ट और भी जगह जगह के आर्टिस्ट का संपर्क में आने से मुझे मेरे काम का विकास करने का मौका मिला और उसी दरमियान धीरे धीरे
मुझे कैंप मिलने लगे। तो मैंने इंडिया के अच्छे से जगह पे जाके कैंप किया। जैसे बड़ौदा का जो जाजपुर था वहाँ पे कैंप किया, शिल्पग्राम उदयपुर में कैंप मिला, और अम्बाला माइंड ट्री स्कूल है वहाँ पे कैंप किया। फिर सोनीपत में हरियाणा का बड़ा सिम्पोजियम 2018 में वो मिला। तो ऐसे करके बहुत सारे कैंप में जब मैं गया तो वहाँ पे और भी अलग अलग इंडिया के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, उनके साथ में काम करके अपने काम में और चेंजिंग करने का मौका मिला और अच्छे अच्छे अनुभव मिलने लगे। बिल्कुल, अपने भारतवर्ष में ऐसे शिल्पकारों की, ऐसे मूर्तिकारों की कमी नहीं है जो कि है ना दुनिया भर में टक्कर दे सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं, इनका सिम्पोजियम में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके अनुभव, जिनकी स्टोरी, जिनके काम करने का तरीका हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और ये अनुभव हमेशा जीवन में काम आता है। अच्छा, आपके काम के विषय वस्तु क्या होते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरे काम में कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल दोनों मिलेगा। शुरू में मैंने कुछ काम ह्यूमन फिगर किए, कुछ नेचर के ऊपर काम किया है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट काम किया है। जब मैं कनौरी आर्ट सेंटर में गया तब मैंने थोड़ा सा वहाँ का माहौल देखा, बड़ौदा का भी इफेक्ट आया, तो मेरे काम के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करने का मुझे मौका मिला। मैं ज़्यादातर फ्रीलांसर ही काम करता हूँ, कुछ जॉब करता नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है मुझे घूमने का अवसर मिलता है। जब 2 साल का ये जो लॉकडाउन लगा, कोरोना का जो टाइमिंग था, पेंडेमिक का टाइम था, तब मैं घर पे आके मेरा गांव चला गया और गांव गया तो फिर मैंने थोड़े ट्रेडिशनल जो मेरे ऑब्जेक्ट थे वो देखा। तो उन ट्रेडिशनल में जो आम यूज आते हैं, कुछ बर्तन हो गया या कुछ और भी कुछ औजार हो गए, तो वो फिर उनका मैंने स्टडी किया और वो काम मैं अभी उनके ऊपर मेरा काम चल रहा है और उसी पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा भी ट्रेडिशनल लुक भी दे रहा हूँ कि मैं मेरे गांव का जो है वो टेस्ट में मेरे काम में दिखाऊं। बिल्कुल, भारत की मिट्टी का एक जो सुगंध है वो आपके काम में दिखना ही चाहिए और एक जो भारतीयता का एक पहचान है वो वाकई हमारे काम में दिखे तो फिर क्या कहने। अच्छा, ब्लैक मार्बल में मोस्टली आप काम करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है जो कि आपके बहुत सारे वर्क ब्लैक मार्बल में हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरे ज़्यादातर वर्क ब्लैक मार्बल में है। ब्लैक मार्बल में काम करना आसान है, उसमें टेक्सचर अच्छे से हो सकता है, उसमें पॉलिशिंग अच्छे से होती है और कटिंग में आसान है। ये ब्लैक मार्बल इंडिया में राजस्थान के बैसलाना एक छोटा सा गांव है, वहाँ निकलता है और वहाँ पे इसकी 3 माइंस है। बैसलाना जब हम जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कोटपुतली के पास में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ये ब्लैक मार्बल निकलता है। वैसे इंडिया में ब्लैक मार्बल और भी अलग अलग जगह पे निकलता है, पर उन सब में बैसलाना ब्लैक मार्बल की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये कटिंग में, टेक्सचर में और सीजलिंग में बहुत अच्छा है। ये ब्लैक मार्बल और भी सीनियर आर्टिस्ट का बहुत पसंदीदा रहा है। विपुल कुमार जी तो खुद ही बैसलाना रह के ब्लैक मार्बल में काम करते हैं। इससे पहले बलबीर सिंह कट जी वो ब्लैक मार्बल में करते हैं और भी इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट इस ब्लैक मार्बल में काम करते हैं। राजस्थान में ब्लैक मार्बल बैसलाना के अलावा चित्तौड़गढ़ में निकलता है जो चित्तौड़ ब्लैक मार्बल के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आबू रोड में निकलता है जो सयालवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। पर इन सब में सबसे बढ़िया क्वालिटी का मार्बल ब्लैक मार्बल है और मैं भी इसी ब्लैक मार्बल में अपना काम करता हूँ क्योंकि ब्लैक मार्बल में और वाइट मार्बल में काम करने में अच्छा है और वो शरीर को इतना नुकसान नहीं करता है। इसके विपरीत जब सैंडस्टोन में हम काम करते हैं तो सैंडस्टोन में उसका डस्ट जो है वो अपने सेहत के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि अगर हम काम करते हैं तो अगर कभी बिना मास्क के काम किया और सैंडस्टोन में हम कर रहे हैं तो उसकी डस्ट जो है शरीर में चली जाती है और वो धीरे धीरे सिलिकोस का बीमारी हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। जोधपुर में, पिंडवाड़ा में, धौलपुर में बहुत सारे जगह पे सैंडस्टोन निकलता है और सैंडस्टोन में वहाँ पे कारीगरों ने पहले काम किया जो अपना सेफ्टी नहीं रखते थे, इसलिए उनको बहुत गंभीर बीमारियाँ हुई और वो बहुत से लोग उससे उनका बहुत बुरा नुकसान भी हुआ है। जी,
इन सब चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्टोन काट रहे हैं, मार्बल डस्ट से बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो श्वास में जाता है, बाद में वो धीरे धीरे अंदर आपको क्या बिगाड़ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को। और दूसरा कि इन जैसे आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है, और जो आपके ये जालीनुमा काम है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो हम जानना चाहते हैं। मुझे टेक्निकली और चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है। मैंने कुछ काम जालीनुमा होलोदार किए हैं, जिसमें पत्थर का आवरण बाहर का वैसा रहेगा और उसमें कार्विंग करके अंदर से पूरा होलो किया है, जैसे कि पूरा जालीनुमा जैसा लगे। और उसमें अंदर में कुछ एलिमेंट मैंने बनाए, जैसे विलेज का सीन है, कुछ एनिमल की फॉर्म है। इसके अलावा भी और भी कुछ सब्जेक्टली काम किए। जब मैं कुरुक्षेत्र गया तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने इसी जालीनुमा काम का शुरुआत किया था। ये 2017 की बात है, जब मैंने बाहर की जालीदार काम करके अंदर में एक शंख का काम किया था। वो मेरा पहला काम था। फिर धीरे धीरे कुछ इसी तरीके के जालीनुमा 5-7 काम मैंने अभी तक किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा काम लगता है और है भी, कि आप एक हार्ड मार्बल के अंदर जाके एक आप दूसरी कलाकृति का निर्माण करते हैं। अच्छा, दूसरा अभी जो आर्ट फील्ड में स्कल्पचर जो लोग करते हैं, स्कल्पटर का क्या योगदान है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आज के इस समकालीन दौर में स्कल्पचर का आर्ट फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह शरीर का कोई भी एक अंग कम होगा तो वह शरीर पूर्ण नहीं कहलाएगा, उसी तरह आर्ट फील्ड में भी स्कल्पचर के बिना आर्ट फील्ड पूर्ण नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये एक 3D फॉर्म है और ये 3D फॉर्म किसी भी मीडियम में हो सकती हैं, जैसे स्टोन, वुड, मेटल या फिर आज के दौर के न्यू मीडिया। आज हम देखते हैं बहुत से यंग आर्टिस्ट जो कॉलेज में भी पास आउट हो गए या फिर कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, वो अलग अलग न्यू मीडिया में अपने वर्क कर रहे हैं और हमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। स्कल्पचर को और एक्सप्लोर करने के लिए हमें आज के इस समकालीन दौर में अलग अलग मीडियम के साथ प्रयोग करना चाहिए, जैसे बड़ौदा फाइन आर्ट कॉलेज में हमें देखने को मिलता है। बड़ौदा फाइन आर्ट कॉलेज में हम देखते हैं कि वहाँ के टीचर स्टूडेंटों को न्यू मीडिया के साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं। हमें जितना न्यू मीडिया के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही कुछ नया होने का अवसर मिलेगा। इसलिए आर्ट फील्ड में जितना नया कुछ होता रहेगा, नया हम करेंगे, वो आगे के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, प्रयोग ही हमेशा जीवन का एक नया हिस्सा रहा है हमेशा से, कि प्रयोगात्मक काम करने से ही एक नया रास्ता मिला है सभी को, चाहे वो आइंस्टाइन हो या कोई भी, जिसने प्रयोग किया है और उसका प्रयोग सफल हुआ है, वह विफल भी हुआ है, पर वो प्रयोग के माध्यम से ही जाने जाते रहे हैं। और अब हम जानना चाहते हैं अंत में कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कॉलेज से पास आउट हो गए हैं या कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि जितना हो सके, जितना आपको कॉलेज में टाइम मिले या फिर कॉलेज के बाद में भी जितना आपको टाइम मिले, उस समय का पूरा उपयोग करें, अपने ईमानदारी से काम करें और हो सके तो अपने टीचरों के साथ में काम करें, उनका काम करें, उनसे कुछ सीखें, या फिर अपने सीनियर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ में काम करें, उनसे सीखें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका क्या टेक्निक है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकली काम हमको सीखने के लिए कुछ ट्रेडिशनल कलाकार होते हैं, ट्रेडिशनल कार्वर होते हैं, उनके साथ में भी जाके हम काम कर सकते हैं, चाहे वो स्टोन में कर रहे हैं, वुड में कर रहे हैं या मेटल में कर रहे हैं। वहाँ जाके उनके साथ में रह के, क्योंकि ज्ञान हमको कॉलेज से मिलता है और टेक्निकली किसी मीडियम को करने के लिए ट्रेडिशनल जो कलाकार होते हैं उनके पास अच्छा ज्ञान होता है। इसलिए
आप जब कॉलेज में इंटर्नशिप करने जाते हैं तब आपको उन ट्रेडिशनल जगह पे जाके ट्रेडिशनल लोगों से काम करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों का यही है सुझाव कि आपको जितना टाइम मिले उस टाइम में आपको काम करते रहना चाहिए। जी नेमाराम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी ये सारी बातें पसंद आई होंगी और नए विद्यार्थियों को अनुभव से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये उनके काम ज़रूर आएंगी। और दूसरा, अभी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट लॉकडाउन में थर्ड ईयर में पहुँच गए हैं, उनके लिए मैं एक विशेष कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो उनको समकालीन कला के लेके बहुत सारी चीज़ें सीखने जानने को मिलेंगी। तो उसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आपको वहाँ मिल सकता है जिससे आप अपने डिटेल वहाँ पे फिलअप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको शेयर करने व जानने सीखने को मिलेंगी। और मैं एक बार फिर से उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मन लगाकर इस बातचीत को सुना। धन्यवाद साथियों। सबसे लास्ट में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बिल्कुल दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए ज़रूर, और हम दूसरे अगले कलाकार से उस प्रश्नों के समाधान करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर से ही दूसरे लोगों तक ज़रूर ये बातचीत पहुँचेगी और आर्ट के प्रति एक अवेयरनेस आएगी। तो आप सभी जिस तरह से चैनल को प्यार देते हैं, देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच कुणाल। और जो दर्शक